ग्रेड फर्स्ट ईयर। लास्ट हमने शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ी थी। आज मैं लेकर आई हूँ अधिगम और शिक्षण में अंतर। क्या होता है अधिगम और क्या है शिक्षण, हम पहले पढ़ चुके हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना। अब इन दोनों के मध्य अंतर क्या है? तो अधिगम के अंतर्गत शिक्षण की अनिवार्यता नहीं होती है। मतलब कि अधिगम जब कर रहा है बच्चा तो उसके अंतर्गत जरूरी नहीं, अधिगम कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसका जरूरी नहीं शिक्षक वहाँ पर हो, मतलब वहाँ पर शिक्षक की उपस्थिति की कोई अनिवार्यता नहीं होती। मतलब शिक्षण की कोई मतलब कि कोई कंटेंट को लेकर वहाँ पढ़ाया जाए ऐसी अनिवार्यता नहीं होती है। फिर शिक्षण में अधिगम निहित होता है, मतलब कि जहाँ पर शिक्षण हो रहा है वहाँ पर सीखने का कार्य आवश्यक रूप से होता है, तो शिक्षण के अंतर्गत अधिगम निहित होता है। फिर है जो अधिगम है, शिक्षक इसमें अनुपस्थित रहता है। मतलब कि जो अधिगम है मतलब कि सीखना है तो बालक या व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप में सीख सकता है, तो वहाँ पर शिक्षक की अनुपस्थिति मतलब वहाँ पे शिक्षक उपस्थित ना हो तब भी चलता है और अधिगम होता है। लेकिन जहाँ बात आती है शिक्षण की तो वहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों उपस्थित होने आवश्यक हैं। फिर है अधिगम अनुभव आधारित होता है, मतलब कि उसको अनुभव के तौर पर सीख लिया जाता है। भाई आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो बीएड करने लड़कियां आ रही हैं उनको कुछ बच्चियां होती हैं उनको पढ़ाना मतलब आता है, मतलब जो वो लेसन होता है वो आसानी से देती हैं और कुछ कठिनाई होती है तो कुछ वो अनुभव से सीख जाती हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर आकर सीखती हैं। तो यही बात है कि अधिगम अनुभव आधारित होता है, ठीक है। फिर है शिक्षण कक्षा आधारित होता है। जो शिक्षण है वो कक्षा के आधार पर कराया जाता है, मतलब पढ़ाना वो कक्षा के आधार पर कराया जाता है, मतलब कि कक्षा के लेवल के अनुसार जो विषय वस्तु वो उनको पढ़ाई जाती है। और जो सीखना है अधिगम है वो किसी भी रूप में कैसे भी सीखा जा सकता है, उसके लिए कोई शिक्षण का वो कंटेंट की जरूरत नहीं होती है। मतलब फिर है जो अधिगम है व्यवहारिक पक्ष पर होता है। व्यवहारिक मतलब उसमें जो व्यवहार से संबंधित होता है, जो हम किताबों में सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं उसको मतलब अधिगम में क्या होता है व्यवहार के रूप में सीख जाते हैं, ठीक है। एक बात होती है हमें सिलाई करने आती है, ठीक है, और एक सिलाई होती है जो हमें ये तो प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी के रूप में कि भी मतलब इतना इंच कपड़ा लेना इतना ये है और एक अंदाज से वो कोई कटिंग करता है और सिलाई करता है। तो उस प्रकार से एक तो वो बिना उसके सैद्धांतिक पक्ष है और एक व्यवहारिक पक्ष है। तो ये अधिगम जो क्या होता है व्यवहारिक पक्ष होता है और शिक्षण क्या है सैद्धांतिक पक्ष जो होता है, मतलब कि सिद्धांतों पर चलता है, ठीक है। इस शिक्षण के अंतर्गत छोटी कक्षा पहली कक्षा तो पहली कक्षा की किताब होगी, दूसरी कक्षा की किताब होगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सिद्धांतों पर आधारित है, सिद्धांतों के हिसाब से इसमें पढ़ाया जाता है। फिर है जो अधिगम है वो बुद्धि स्तर पर आधारित होता है, मतलब कि इसमें बुद्धि स्तर के अनुसार व्यक्ति सीख जाता है और इसके अंदर बुद्धि स्तर पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि एक बालक तो मतलब एक कक्षा का सभी बालक सभी प्रकार का मतलब जो ज्ञान है अर्जित करे। टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन सभी बालक एक जैसा ज्ञान अर्जित करे, एक जैसी बुद्धि सभी की हो, ऐसा नहीं होता है। और अधिगम में जिसको सीखना है वो तो वैसे ही सीख जाए, उसमें बुद्धि स्तर का होना स्तर पर आधारित होती है, उसमें बुद्धि स्तर पर आधारित नहीं होती। फिर है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब अधिगम किसी भी प्रकार से सीखा जा सकता है। फिर है इसका क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि जब शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो वो विषय वस्तु निर्धारित है, उसको लेकर आएगा कक्षा में अध्यापक और उसी को वो पढ़ाएगा। पढ़ाना शिक्षण है पढ़ाना, तो उसी को पढ़ाएगा। और जो अधिगम है तो वो दूर से देखकर या पास में खड़े होकर देख रहा है तो सीख रहा है, तो उसको निश्चित नहीं है कि वो कितनी देर तक सीखेगा कितना सीखेगा, इसलिए। फिर है ये सहज संयोगी परिस्थिति है, मतलब कि अधिगम है वो संयोगवश, मतलब कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति है अचानक से किसी चीज को देखता है और उसको देखकर वो सीख जाता है, तो ये सहज ही सहयोगी प्रकृति परिस्थिति है। और ये औपचारिक परिस्थिति है। शिक्षण क्या है औपचारिक परिस्थिति, मतलब कि भाई औपचारिक मतलब क्या होता है कि भाई इसको किसी एक जैसे हमारे यहाँ शिक्षा कहाँ दी जा रही है विद्यालयों में, तो विद्यालय क्या कौन संस्था है औपचारिक संस्था है, ठीक है। और अगर अनौपचारिक संस्था देखा जाए तो ट्यूशन वगैरह बच्चा ले रहा है तो वो अनौपचारिक संस्था है। तो औपचारिक
यानी कि यहाँ पर विद्यालय भी निर्धारित है कि हाँ इस विद्यालय में बालक पढ़ रहा है, बच्चों की पाठ्य पुस्तक है वो भी निर्धारित है, पाठ्यक्रम वगैरह ये सब निर्धारित है। ये औपचारिक ढंग से होता है इसलिए। फिर है इसमें उपलब्धि सूचक शब्द है। अधिगम क्या है? उपलब्धि सूचक शब्द है। अधिगम सिर्फ बच्चा ग्रहण कर रहा है उसका बताया जाता है कि भाई कितना ग्रहण हुआ है। और जो ये शिक्षण है वो कार्य सूचक शब्द है। इसमें कार्य हो रहा है, मतलब कि शिक्षण करवाया जा रहा है फिर वो सीख रहा है, और इसमें डायरेक्टली वो बच्चा सीख रहा है या व्यक्ति सीख रहा है। तो ये तो थे हमारे अधिगम और शिक्षण के अंतर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। अब एक परिभाषा के रूप में देखते हैं। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की पाठ्य वस्तु का उसकी अवयवों तथा तत्वों में विश्लेषण तर्कपूर्ण ढंग से किया जाता है और उसका संश्लेषण क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण है, जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसके अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं पाठ्य वस्तु और वो अवयव जो पढ़ाया जा रहा है, तो उसको विश्लेषण करके बताया जाता है, उसका पहले विश्लेषण किया जाता है और उसको तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। ये परिभाषा का ये तात्पर्य है। अब बात आ रही है पाठ्य वस्तु की। अब पाठ्य नहीं होता है पढ़ने की, और वस्तु यानी कोई चीज, यानी पाठ्य वस्तु मतलब कि जो पढ़ने की कोई चीज है, मतलब एक बच्चे के लिए यानी पढ़ने के लिए पुस्तक है, और विश्लेषण यानी उसका विश्लेषण करना। अब अगर हम कक्षा की बात करें तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण कक्षा में कैसे? तो जो टीचर है कोई टॉपिक, मान लो उदाहरण लो हिंदी की कोई कविता पढ़ा है टीचर, कविता उसने पढ़ाई, अब वो तो पाठ्य वस्तु है कहती कविता, तो अब उसका विश्लेषण कैसे कर रहा है वो? उसके अंदर निहित शब्दार्थ है, समासिक शब्द है, ठीक है, और पर्यायवाची है, कोई भी शब्द है, और फिर अंदर उसका भावार्थ है, ठीक है, वो जो समझा रहा है वो क्या हो गया? उसका विश्लेषण हो गया। पाठ्य वस्तु क्या थी? कविता, और उसके अंतर्गत जो निहित तत्व मुझे बताया आपको वो उसका विश्लेषण हो गया। तो ये होता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता है? क्यों नहीं है पाठ्य वस्तु की आवश्यकता? क्योंकि पाठ्य वस्तु से तो बच्चा उसको ग्रहण करेगा। अब पाठ्य वस्तु अगर हम उसको व्यवहारिक, वो तो सिद्धांतों में लिखी हुई है, अब उसको व्यवहारिक रूप में समझाएंगे तभी तो बच्चा उसको सही से समझेगा, और उसके अंदर जो अर्थ है वो हमारे लिए कहाँ उपयोगी है, ये व्यवहार में कहाँ आ रही है, उसका वो ज्ञान प्राप्त करेगा। इसलिए पाठ्य वस्तु विश्लेषण आवश्यक है। फिर आती है बात पाठ्य वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है भाई? पाठ्य वस्तु विश्लेषण करवाया जा रहा है, भाई पढ़ाया जा रहा है कक्षा में जाकर, भी हो सकता है किताबें सबके पास है, बच्चा अपने आप पढ़ ले, लेकिन अपने आप पढ़ने से वो इतना ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएगा कि जितना वो कक्षा में आकर करेगा। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण का बहुत ही ज्यादा उद्देश्य है। देखिए पहला, व्यक्तित्व गुणों का विकास करना। अब व्यक्तित्व गुणों का विकास भी पाठ्य वस्तु कैसे करेगी? भाई जो पढ़ने की जो वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम नैतिक गुण, आदर्श वाली चीजें भी तो बताएंगे बालकों को। केवल पढ़ना ही थोड़ा सिखा रहे, सिद्धांत में नहीं सिखा रहे, प्रैक्टिकल चीजें भी हम उनको बताते हैं, तो उससे उनके व्यक्तित्व गुणों का विकास होता है। फिर है विषय वस्तु को स्पष्ट करना। भाई जो विषय वस्तु है, कोई भी अगर टॉपिक लेके गए हैं उसको, गणित का है तो जोड़ है, तो जोड़ कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, गुणा में पहाड़ा बोला जाता है, पहाड़े कैसे बोलने हैं आपको, किस प्रकार बोलने हैं, 2 संख्या वाले कैसे होते हैं, 3 संख्या वाले गुणा कैसे होते हैं। तो उस प्रकार के हम लोग उनको पाठ्य वस्तु को हम क्या करेंगे? स्पष्ट करके बताएंगे कि भाई ये पाठ्य वस्तु है। केवल उसको सिर्फ लिखवाने से काफी नहीं है कि भाई लिखवा दिया और चल गया और आपने इसे पढ़ लिया चल गया, नहीं, उसको पूरा स्पष्ट भी करना है। ये इसका उद्देश्य होता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण का। मैंने बताया पाठ्य वस्तु यानी पढ़ने की वस्तु का विश्लेषण करना, तो उसको स्पष्ट करना भी, कंटेंट को स्पष्ट करना भी आवश्यक है, ये उद्देश्य होता है। फिर है विद्यार्थियों की योग्यताएं, क्षमताओं व रुचियों को विकसित करना। फिर विद्यार्थियों के अंतर्गत जो योग्यताएं हैं, ये बालक पढ़ रहा है वो उसकी योग्य है, ठीक है, उसकी क्षमताएं और क्या ग्रहण कर सकता है, और वो उसमें उसकी किस विषय में रुचि है, या किस, कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो अब हम उनकी रुचि को विकसित किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा, अगर आप उसको मोटिवेट करोगे तो वो बच्चा आगे जाके उसके अंदर ये गुण विकसित होगा, ठीक है, और अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिला या फिर उसको उसके गुण की पहचान नहीं होगी तो वो उसको आगे नहीं जारी रखेगा। इसलिए उसको हम ये कंटेंट स्पष्ट करेंगे तो वो उसकी योग्यता, क्षमता और उसकी रुचि का विकास होगा। फिर है सामाजिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करना। जो
दिखती बात है, जो किताबें छप रही हैं बच्चों की, तो समाज में जो विरोधी तत्व हैं उनको तो लिए नहीं जाता, उसमें उसमें अच्छे तत्व लिए जाते हैं। तो समाज से जुड़ी सारी जो घटनाएं होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं, तो उनको अंदर निहित होते हैं। और राष्ट्रीय मूल्य मतलब कि जो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, ठीक है, उसको किस प्रकार हमें संभालना है, ठीक है, तो हम एक अच्छे नागरिक किस प्रकार बन पाएंगे। तो ऐसे मूल्यों का उनके अंदर क्या करना है, विकास करना है। किसके द्वारा, पाठ्य वस्तु विश्लेषण के द्वारा, जो पढ़ाई जा रही सामग्री है उसके द्वारा, मतलब एक तरह से जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षण करवा रहे हैं, उसके द्वारा हमें क्या करना है, उनके अंदर सामाजिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना है। अब ये तो हमारे 3 टॉपिक थे। अब नेक्स्ट आता है गृह कार्य प्रश्न। अधिगम और शिक्षण में निहित अंतर को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, पाठ्य वस्तु विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। धन्यवाद।